नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बुलंदशहर में स्याना तहसील से आप कार्यकर्ता महापंचायत के लिए रवाना हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि मेरठ में आयोजित किसान महापंचायत में सीएम केजरीवाल भी शामिल होंगे। वहीं महापंचायत में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल किसानों को समर्थन देंगे। साथ ही आपको बता दें कि आप कार्यकर्ताओं की 50 बसें मेरठ के लिए रवाना हो गई हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बुलंदशहर से दे रहे हैं, जहां स्याना तहसील से आप कार्यकर्ता महापंचायत के लिए रवाना हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि मेरठ में आयोजित किसान महापंचायत में सीएम केजरीवाल शामिल होंगे। साथ ही महापंचायत में दिल्ली के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल किसानों को समर्थन देंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बुलंदशहर से दे रहे हैं, जो आपको बता दें कि आप कार्यकर्ताओं की 50 बसें मेरठ के लिए रवाना हो गई हैं, जहां मेरठ में आयोजित किसान महापंचायत में सीएम केजरीवाल शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बुलंदशहर से, जहां स्याना तहसील से आप कार्यकर्ता महापंचायत के लिए रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि मेरठ में आयोजित किसान महापंचायत में सीएम केजरीवाल शामिल होंगे। साथ ही महापंचायत में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल किसानों को समर्थन देंगे। वहीं आप कार्यकर्ताओं की 50 बसें मेरठ के लिए रवाना हो चुकी है, जहां मेरठ में आयोजित किसान महापंचायत में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बुलंदशहर से दे रहे हैं, जहां बुलंदशहर में स्याना तहसील से आप कार्यकर्ता महापंचायत के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि मेरठ में आयोजित किसान महापंचायत में सीएम केजरीवाल शामिल होंगे। साथ ही महापंचायत में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल किसानों को समर्थन देंगे। आपको बता दें कि आप कार्यकर्ताओं की 50 बसें मेरठ के लिए रवाना हो गई हैं। दरअसल हमारे माननीय मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पर एक सम्मेलन होने जा रहा है, विशाल सम्मेलन होने जा रहा है मेरठ के संस्कृत रिजॉर्ट पर। और वो किसान सम्मेलन केवल और केवल किसानों से संबंधित है और किसानों को सपोर्ट करने के लिए किया गया है। जो आज मोदी सरकार ने जो 3 काले कानून लेके आए हैं, ये 3 काले कानूनों के विरोध में माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी आज उस सभा को संबोधित करेंगे। किसान महापंचायत जो विशाल सम्मेलन होने जा रहा है उसको संबोधित करेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार में महानिर्माण अखाड़े में आज धर्म ध्वज की स्थापना की जाएगी। आपको बता दें कि कुंभ प्रशासन के साथ साधु संत भी इकट्ठा होंगे। साथ ही विधि विधान के साथ धर्म ध्वजा की स्थापना की जा रही है। आपको बता दें कि धर्म ध्वज के लिए स्पेशल पेड़ की लकड़ी लाई जाती है। वहीं धर्म ध्वज के बाद ही अखाड़ा महाकुंभ का आगाज होता है। आपको बता दें कि अब तक निरंजनी और आनंद अखाड़े ने धर्म ध्वज की स्थापना की है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हरिद्वार से दे रहे हैं, जहां हरिद्वार में महानिर्वाणी अखाड़े में आज धर्म ध्वज की स्थापना की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि कुंभ प्रशासन के साथ साधु संत भी इकट्ठे हो गए हैं, जहां विधि विधान के साथ ही ध्वज की स्थापना हो रही है। ये बताया जा रहा है कि धर्म ध्वज के लिए स्पेशल पेड़ से लकड़ी लाई जाती है। साथ ही धर्म ध्वज के बाद ही अखाड़ा महाकुंभ का आगाज होता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड स्टेट हेड मनीष हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी मनीष, महानिर्वाण अखाड़े में आज धर्म ध्वज की स्थापना है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? इस समय करीबन 27 तारीख में माघ पूर्णिमा को इस दिन से जो जितने भी अखाड़े थे उन्होंने अपनी जो धर्म ध्वज है उसकी स्थापना शुरू कर दी है, स्थापित कर दिया है। जो धर्म ध्वज होता है ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है अखाड़ों के लिए। सब अखाड़े अपने अपने अखाड़ों के अंदर धर्म ध्वज की स्थापना करते हैं, उसको स्थापित करते हैं। वैष्णवी, हम बता दें कि
इसके लिए एक लकड़ी होती है, एक पेड़ होता है जो करीबन 52 फुट के करीब होना चाहिए। इसके लिए स्पेशल मेला प्रशासन के द्वारा डोईवाला जिले, जो देहरादून जिले में क्षेत्र से, वहां से स्पेशल इनके पेड़ मंगाए गए थे, जिसके लिए हर अखाड़े को ये दिए गए हैं। इसमें क्या होता है, इसमें धर्म ध्वज जब ये बनता है तो इसमें 52 हाथ से इसमें एक डोरी रस्सी बांधी जाती है, जिसमें कहा जाता है कि जो इनकी 52 जो मणियां है या इनकी जो 52 जो पीठ है, उसमें ये इसको देवताओं को अपना इसके अंदर रखते हैं, जिससे कि इसको स्थापित करा जाता है, हर अखाड़े के अंदर स्थापित किया जाता है। वैष्णवी इस समय सारे अखाड़े ये स्थापना कर रहे हैं। 27 तारीख में जो माघ पूर्णिमा के दिन में निरंजनी अखाड़े ने और अटल अखाड़े ने अपने धर्म ध्वज की स्थापना करी थी। आज महानिवादी अखाड़े और अटल अखाड़े ने अपने धर्म ध्वज की स्थापना करी है। और ये भी कहा जाता है इसमें वैष्णवी की आज से ही इनका, जब ये धर्म ध्वज की स्थापना कर लेते हैं, जब से ये महाकुंभ का आगाज हो जाता है, यानी कि महाकुंभ की शुरुआत हो जाती है। जबकि सरकार के द्वारा अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, जो नोटिफिकेशन आया वो अप्रैल का था, जबकि इनके द्वारा महाकुंभ की स्थापना हो गई है, महाकुंभ का आगाज हो गया है। और ये देश विदेश से लोगों से भी कह रहे हैं कि आइए इस महाकुंभ के पर्व पे हरिद्वार जरूर आइए, कोविड के पालन का करते हुए आइए। वैष्णवी जी, मनीष, बताया जा रहा है कि साधु संत जो है इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसको लेकर सुरक्षा की क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? हाँ देखिए वैष्णवी, हम बता दें, अपने दर्शकों को भी बता दें कि जिस तरीके से पहले जो अर्धकुंभ देखा गया या उससे पहले कुंभ देखा गया है, तो क्षेत्रों में इस तरीके से व्यवस्थाएं, जो टेंट लगाई जाती थी, पर अब ये जो सारा कोविड के कारण इस सिस्टम को समेट दिया गया है, छोटा कर दिया गया है। जो छावनियां हैं, जो अखाड़े हैं, उनके वहीं पर ही तंबू लगाए गए हैं, वहीं पर ही कैंप लगाए गए हैं। तो अब इसका विस्तार नहीं है, इसको सूक्ष्म रूप में कर दिया गया है। अखाड़े भी कह रहे हैं कि कोविड का पालन करें, साधु संत भी कह रहे हैं कि कोविड का पालन करें, पर जो विधि है, जो विधान है, उसके अनुसार ही कुंभ का आयोजन होगा। जो मुहूर्त निकलेगा, जो मुहूर्त के अनुसार ही स्नान करेंगे और वो कुंभ की शुरुआत करेंगे, जिसके अनुसार जो 27 तारीख और 28 और आगे 3 तारीख ये सब चीजों में धर्म ध्वज की स्थापना करके जितने भी अखाड़े हैं उन्होंने महाकुंभ की शुरुआत कर दी है। वैष्णव जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। जन घोषणा पत्र के लिए बहराइच पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने लोगों के बीच जाकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएल पुनिया भी मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने इस अभियान को उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव का आगाज कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में जनता की आवाज को शामिल किया जाएगा। साथ ही किसान आंदोलन को लेकर भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसका स्थगित कर दिया जाए तो सरकार क्यों नहीं इस कानून को स्थगित कर देती। बीजेपी सरकार सोचती है कि किसानों को दबा सकते हैं, लेकिन किसान ना तो टूटेगा और ना ही दबेगा। आगाज तो है, इसलिए कि हम अपने घोषणा पत्र में जो भी डालना चाहते हैं वो जनता की आवाज़ को डालना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ सबसे संपर्क में हैं और जो विस्तार से लोग कह रहे हैं उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और उसी को हम घोषणा पत्र में डालेंगे। प्रियंका जी ने ये विशेष हमको आदेश दिया है कि आप जनता की आवाज़ को ही डालिए, बाहर से घर से बैठकर आप कुछ मत लिखिए, जो जनता चाहती है उससे चर्चा करिए, चर्चा करने के बाद उसी घोषणा पत्र। सर आप मोस्ट सीनियर एडवोकेट भी हैं सर, जो किसान आंदोलन आज 90 दिन लगभग होने को आए हैं, अब तक बीजेपी गवर्नमेंट कोई सुनवाई नहीं कर रही, किसान धरने पर बैठे हुए हैं, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसको स्थगित कर दीजिए, तो सरकार को इसको कहने में क्यों गुरेज है? क्यों नहीं सरकार कहती कि हम इसको स्थगित कर रहे हैं, इसको हम साल भर के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए इसको हम स्थगित कर देंगे, आइए हम लोग नए सिरे से बात करें। वो कहने के लिए तैयार नहीं है, वो सोचते हैं कि वो किसानों को दबा सकते हैं, लेकिन किसान दबेगा नहीं, टूटेगा नहीं, ऐसा आगाज तो है। और इसी बीच बड़ी खबर बांदा से है, जहां बांदा में नरैनी विधायक राजकरण कबीर और उनके बेटे की दबंगई सामने आई है। आपको बता दें कि विधायक पुत्र ने गुर्गों के साथ मिलकर देर रात गरीबों की झोपड़ी में आग लगा दी, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने आईजी के सत्यनारायण से न्याय की गुहार लगाई है। हमें बताया जा रहा है पूरा मामला नरैनी कोतवाली थाना क्षेत्र के सौता गांव का है, जहां नरैनी विधायक राजकरण कबीर और उनके बेटे की दबंगई देखने को मिली है।
आपको बता दें कि विधायक के बेटे ने गुर्गों के साथ मिलकर देर रात गरीबों की झोपड़ी में आग लगा दी, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने आईजी के सत्यनारायण से न्याय की गुहार लगाई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बांदा से हमारे संवाददाता अरविंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी अरविंद, नरेकी विधायक और उनके बेटे की दबंगाई सामने आई है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला देर रात का बताया जा रहा है, जहां नरैनी विधानसभा के विधायक राजकरण कबीर और उनके बेटे और गुर्गो साहिब देर रात उनके घर पर गए और वहां झोपड़ी में आग लगा दी। फिलहाल पीड़ित परिवार ने आईजी के सत्यनारायण से मुलाकात की है, आईजी ने भरोसा दिलाया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बीजेपी के विधायक के जो बेटे हैं उनकी दबंगाई बिल्कुल साफ देखने को मिलती है, जिस वजह से पीड़ित परिवार के यहाँ जो आग लग गई है, अब उनके पास रहने को ना तो मकान है और खाने का जो सामान था वो भी जलकर पूरी तरह राख हो गया है। फिलहाल मैंने खुद जो है कल बीजेपी के विधायक से इस विषय पर जानकारी ली, तो उन्होंने पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया कि इसमें मेरा किसी तरह का कोई हाथ नहीं है। तब मैंने खुद उन्हें बताया कि पीड़ित परिवार ने आपका और आपके बेटे का बिल्कुल सीधे सीधे नाम उठाया है। अब देखना यह है कि यूपी की योगी सरकार या उनकी पुलिस, स्थानीय पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है वैष्णवी जी। जी अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर महोबा से है, जहां आपको बता दें कि महोबा में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि आक्रोशित परिजनों ने शव सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया है। साथ ही जल निगम के ठेकेदार पर युवक से जबरदस्ती काम करवाने का आरोप लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको महोबा से दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि आरोपी ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने और मुआवजे की लगातार मांग की जा रही है। साथ ही परिजनों ने जाम लगने से लोगों को आवाजाही में बहुत परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के कुलपहाड़ नौगांव रोड के मगरौल खुर्द गांव का है, जहां आपको बता दें कि हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। और इसी बीच बड़ी खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव में लगातार धड़ल्ले से फलदार पेड़ों का कटान किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रशासन की मिलीभगत से ये पेड़ों का कटान किया जा रहा है, वहीं कार्रवाई के नाम पर प्रशासन खाना पूर्ति कर रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं उन्नाव से, जहां आपको बता दें कि लगातार फलदार पेड़ों का कटान किया जा रहा है, वहीं प्रशासन की मिलीभगत से पेड़ों का कटान हो रहा है, जहां कार्रवाई के नाम पर प्रशासन लगातार खाना पूर्ति कर रहा है। वहीं ये पूरा मामला सफीपुर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां आपको बता दें कि धड़ल्ले से फलदार पेड़ों का कटान किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन पर मिलीभगत का भी लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद बताया जा रहा है कि कार्रवाई के नाम पर प्रशासन खाना पूर्ति कर रहा है। वक्त की बड़ी जानकारी आपको उन्नाव से दे रहे हैं, जहां लगातार धड़ल्ले से फलदार पेड़ों का कटान किया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उन्नाव से हमारे संवाददाता भानु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी भानु, फलदार पेड़ों का लगातार कटान किया जा रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है? उन्नाव जनपद जो कि दशहरी आमों की बाग के लिए देश प्रदेश से बड़े विश्व स्तर पर काफी मशहूर है, मलिहाबाद का आम मशहूर है, सफीपुर बेल्ट ये है। यहाँ पे आम के पेड़ों का कटान काफी लंबे समय से प्रशासन की मिलीभगत से किया जाता है। जब इस मामले की खबरें मीडिया में चलती हैं तो प्रशासन खाना पूर्ति के नाम पर सिर्फ एक आध लोगों पे कार्रवाई करके कुछ लकड़ी जब्त करके अपनी पीठ को छपा लेता है। लेकिन देखा जाए तो आए दिन दर्जनों की संख्या में हरे आम के पेड़ों का कटान किया जा रहा है, जो कि सरकार एक तरफ वृक्ष लगा करके जनता को, समाज को शुद्ध वातावरण देने की बात कर रही है, वहीं पे ये लकड़ी माफिया हैं, जो ठेकेदार हैं, जो सरकार की योजनाओं पर लेकर लगाते हुए खुलेआम इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रात के अंधेरे में पेड़ों का कटान किया जा रहा है। जी वैष्णवी जी भानु, क्या लगता है ये क्या कारण माना जाए जो लगातार इस मामले को लेकर लापरवाही बरती जा रही है? जी बिल्कुल, कारण इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक कारण जो साफ निकल सामने आता है कि जिस तरह से आम की बागवान यहाँ पे क्षेत्र बड़ी बेल्ट है और बड़े पैमाने पर देश विदेश तक आम का यहाँ से निर्यात किया जाता है और
जिस तरह से आम के पेड़ों का कटान किया जा रहा है, तो कहीं प्रशासन की मिली भगत की जो कार्रवाई है, जो उनकी साठगांठ है, वो जगजाहिर होती हुई दिखाई पड़ रही है। प्रशासन की मिली भगत से इस तरह से रात के अंधेरे में पेड़ों कटान किया जाता है, जो कि फजलापुर एक गांव पड़ता है, वहां पर रात के अंधेरे में करीब 8 दर्जन पेड़ों कटाया गया। उस काटने के बाद उन पेड़ों की लकड़ी को रातों रात जब्त कर दिया गया। वहां पर सिर्फ मौके पर निशान या सबूत के तौर पे उन पेड़ों के जो ठूंठ होते हैं वही मौके मौजूद हैं। अभी तक प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया भानु आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर बदायूं से है, जहां बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में छात्र का शव आम के पेड़ से लटका मिला। आपको बता दें कि परिजनों ने छात्र की हत्या की आशंका जताई है। साथ ही सूचना पाकर मौके पर हजरतपुर की पुलिस पहुंच गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पूरा मामला हजरतपुर थाना क्षेत्र ग्राम बघौरा का बताया जा रहा है, जहां पेड़ से छात्र का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बदायूं से दे रहे हैं, जो आपको बता दें कि शव देख परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बदायूं से हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी सौरभ, छात्र का पेड़ से शव लटका मिला है, क्या कुछ पूरा मामला है? बताऊँ, ये एक छात्र है, इसके साल है, कक्षा 8 का छात्र है। ये घर से गया हुआ था, कभी कुछ समय बाद इसका शव जो है पेड़ से लटका हुआ मिला है। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है इसकी। और वहीं दूसरी ओर परिजनों का कहना है कि इसकी हत्या करके इसके शव को टांगा गया है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी तथ्य निकल के आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर बदायूं से है, जहां बदायूं में गंगा स्नान करने आ रहे श्रद्धालुओं से बड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही 10 श्रद्धालु दुर्घटना में घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इस्लामनगर थाना क्षेत्र के बदायूं बहजोई रोड की घटना है, जहां आपको बता दें कि गंगा स्नान करके वापस आ रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है। जहां ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 बच्चों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। साथ ही दुर्घटना में 10 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बदायूं से हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी सौरभ, गंगा स्नान करके आ रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जो है पलट गई, क्या कुछ पूरा मामला है? जी मैं आपको बताऊं कि श्रद्धालु एक गांव से गंगा स्नान के लिए गए थे, जहाँ से वापस आ रहे थे। अभी थाना इस्लामनगर क्षेत्र में अनियंत्रित होकर ट्रॉली पलट गई, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई और करीब 10 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को, बच्चों को सब जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। और वहीं जो भी लोग घायल थे उनको बदायूं के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी सौरभ, घायलों की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी जो 10 लोग घायल है उनमें से 2 की हालत गंभीर है और बाकी 8 जो है उनकी स्थिति स्थिर बताई जाती है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। हरदोई के कोतवाली देहात के अब्दुलपुरवा में महिला सफाई कर्मी के घर चल रहे सेक्स रैकेट का संचालन करने वालों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की गई। दरअसल पुलिस ने सेक्स रैकेट की सूचना पर छापेमारी कर कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिसके बाद मामले की चार्जशीट दाखिल करने के बाद पुलिस ने इसमें गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है और अब संपत्ति कुर्क की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। आपको बता दें कि सीओ सिटी विकास जायसवाल ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है और इस मामले में लापरवाही बरतने पर 2 सिपाहियों को भी लाइन हाजिर किया गया था। साथ ही आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई और अब इनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। आप सभी अवगत हैं कि अभी कुछ समय पूर्व कोतवाली देहात के अब्दुलपुरा क्षेत्र में ऐसा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों को के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजा गया है। उनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई भी की गई है। अब उनकी संपत्ति कुर्कीकरण की कार्रवाई चल रही है। ये पूरी पत्रावली प्रचलित है। जल्दी ही हम उनकी संपत्ति कुर्क कराने की कार्रवाई पूर्ण कर लेंगे। फिर क्या आरोप था? ये ऐसा आरोप था कि ये सेक्स रैकेट जैसे अवैध धंधों में संलिप्त हैं
और इनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिले, साक्ष्य लेने में इनमें चार्जशीट जा चुकी है और इसमें आगे तक ऐसे सभी। और इस बीच बड़ी खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर में अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। आपको बता दें कि एसडीएम और खनिज विभाग की टीम ने छापेमारी की है, जहां अवैध रूप से खनन कर रही 3 प्रतिबंधित पोकलैंड की सीज कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन की कार्रवाई से पट्टा धारकों में जो है हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही जानकारी मिली है कि खनिज अधिनियम के तहत सभी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वहीं पूरा मामला चिकासी थाना क्षेत्र के चंदवारी घुरैली का बताया जा रहा है, जहां आपको बता दें कि एसडीएम और खनिज विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हमीरपुर से दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि प्रशासन की कार्रवाई से पट्टा धारकों में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही एसडीएम और खनिज विभाग की टीम ने अवैध रूप से खनन कर रही 3 प्रतिबंधित पोकलैंड को सीज कर दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमीरपुर से हमारे संवाददाता मोहित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी मोहित, एसडीएम और खनिज विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है, क्या कुछ पूरा मामला है? बता दें कि चिकासी थाना क्षेत्र के चंदवारी गरौरी खंड संख्या 26/5 का मामला है जी, जहाँ पे पट्टा धारक अवैध मशीनों का उपयोग करके खनन बीज नदी की बीज धारा से अवैध खनन कर रहे थे जी। यहाँ पे खनिज विभाग व एसडीएम की टीम ने छापेमारी संयुक्त रूप से की है। यहाँ पे 3 पोकलैंड मशीन जी नदी की बीज धारा में अवैध खनन करते हुए पाई गई है, उनको सीज कर दिया गया है और पट्टा धारक के खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दी गई है। जी जी मोहित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। झांसी में पंचायत चुनाव में गड़बड़ी, खुराफात और आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वालों से निपटने के लिए जिले में एक ऐसी फोर्स गठित की गई है जो किसी भी मोर्चे पर काम करने में सक्षम है। आपको बता दें कि इस फोर्स में 1.5 दर्जन से ज्यादा जवान आधुनिक हथियारों से लैस है। दरअसल जिले में एक विशेष तरीके की फोर्स के गठन और अनुभवी आईपीएस और ऑफिस झांसी रेंज के आईजी सुभाष सिंह बघेल ने इसका सुझाव दिया। साथ ही उन्होंने युवा आईपीएस अधिकारी एसएसपी दिनेश कुमार पी से इस संबंध में चर्चा कर टीम गठन की तैयारी शुरू कर दी, जिसके बाद अधिकारियों ने मिलकर स्पेशल फोर्स की टीम के लिए 19 जवानों का गठन किया है। और इस टीम को गठन करने में इनके पास 19 हमारे पुलिसकर्मी हैं वर्तमान में। इनको जो है एक बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की वर्दी, जो कि नॉर्मल जो हमारी पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों की वर्दी होती है उससे अलग इनकी है। पूरा वो गियर है और इसके साथ साथ इसमें ऐसे लड़कों का, ऐसे पुलिसकर्मियों का चयन किया गया है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से चैतन्य हैं, क्योंकि स्वाट टीम का जो काम है बहुत ही द्रुत गति से, बहुत ही स्विफ्ट जो है कार्य होता है और उस समय मौके पर हमको क्या करना है ये बहुत कम समय में निर्णय लेना होता है। तीसरी बात जो विशेष रूप से एसएसपी ने इस टीम पर जो अपना ध्यान लगाया, इनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, उसको बढ़ाने के लिए इनके द्वारा एक पूरा सिस्टम बनाया गया जिसमें वेपन से लेकर के और जो भी हमारी फील्ड क्राफ्ट से लेकर के जो भी हमारी आवश्यकताएँ हैं उसकी हमारी क्या क्या प्रशिक्षण का तरीका होगा। एक इसमें टीम में इन्होंने प्रशिक्षण की टीम में सीओ मऊरानीपुर, डिप्टी एसपी मनीष सोनकर को रखा है, थाना प्रभारी एरएस को रखा है और भी बाकी लोग हैं, वो लगातार प्रशिक्षित करेंगे ताकि हमारा किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि की कोई बात हो या एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी की कोई बात हो या इसके अलावा कोई अति गंभीर शांति व्यवस्था संबंधी समस्या हो तो हम इस टीम का जो है इस्तेमाल कर सकें। साथ साथ रूम इंटरवेंशन, और आज के मौजूदा समय में आप देख रहे हैं सोसाइटी किस तरीके से आगे बढ़ रही है, तो नित्य प्रति नए प्रकार के अपराध आते रहते हैं, तो जहां पर हमारी आवश्यकता होगी हम इस टीम को। इसी बीच बड़ी खबर चित्रकूट से है, जहां चित्रकूट में खुलेआम धड़ल्ले से गांजा बेचा जा रहा है। आपको बता दें कि बालिका इंटर कॉलेज के सामने धड़ल्ले से गांजा बिक रहा है। वहीं आपको बता दें कि मऊ कोतवाली कस्बे के मवाई रोड का ये पूरा मामला है, जहां बालिका इंटर कॉलेज के सामने अवैध रूप से ये गांजा जो है बेचा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको चित्रकूट से दे रहे हैं, जहां चित्रकूट में खुलेआम धड़ल्ले से गांजे की बिक्री हो रही है।
वहीं वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बिना किसी खौफ के बालिका इंटर कॉलेज के सामने गांजे को बेचा जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर मिर्जापुर से है, जहां भवानीपुर गांव निवासी महिला लापता हो गई है। बताया जा रहा है कि गांव से कुछ दूर गंगा नदी के किनारे महिला की चप्पल मिली है। साथ ही परिजनों ने नदी में महिला के डूबने की आशंका भी जताई है। बताया जा रहा है कि पुलिस गोताखोरों की मदद से महिला की लगातार तलाश कर रही है। साथ ही ये पूरा मामला चुनार थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव का है, जहां बता दें कि भवानीपुर गांव निवासी महिला जो है लापता हो गई है, जिसके बाद परिजन जो है नदी में महिला के डूबने की आशंका जता रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर मिर्जापुर से है, जहां मिर्जापुर में 125 फीट गहरे कुएं में वृद्ध की गिरने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कड़ी मशक्कत के बाद वृद्ध के शव को बाहर निकाला गया। वहीं पुलिस ने वृद्ध के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पूरा मामला चुनार कोतवाली क्षेत्र के अराजी लाइन का बताया जा रहा है, जहां 125 फीट गहरे कुएं में वृद्ध गिर गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।